स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपमाला एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ क्लास 7 हिस्ट्री के एक नए चैप्टर 4 के साथ, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं। द मुगल साम्राज्य, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, रूलिंग एज large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Generally, medieval period में लोगों की ये धारणा थी कि भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले और विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर किसी भी शासक के लिए एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना, लोगों का एकीकरण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। Quite in contrast to their procedures, the Mughals created an empire and accomplishes what had hitherto seemed possible for only short period of time. और अगर कोई शासक इस विशाल देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर भी लेता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ थोड़ी अवधि के लिए ही हो सकता है। लेकिन मुगलों ने इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। मुगलों ने पूरे भारत के ऊपर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगलों ने दिल्ली और आगरा से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और 17वीं शताब्दी आते आते लगभग पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. इन शासकों ने जो राजनीतिक विचार, जो प्रशासनिक ढांचे लोगों पर लागू किए, वो उनके पतन के बाद भी बने रहे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में बाजार नियंत्रण व्यवस्था और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। वो उसके मृत्यु के बाद आने वाले शासकों द्वारा भी अपनाई गई। जजिया प्रथा भी सभी मुगल शासकों द्वारा अपनाई गई। इस तरह से जो प्रथाएं एक शासक ने लागू की, अगर वो सफल रही तो दूसरे शासकों द्वारा भी उसको लागू किया गया। मुगल एम्पायर्स ने मुगल साम्राज्य में शासकों ने जो भवन बनवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, उनका प्रयोग राजनीतिक धरोहरों के रूप में आज भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal emperors. उदाहरण के लिए शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था, जो मुगल बादशाह शाहजहां का किला था, आज भी प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उस लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी एक राजनीतिक धरोहर के रूप में लाल किले की महत्ता आज भी बनी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज, हु वेयर द मुगल्स? मुगल कौन थे? द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages of rulers. मुगल तो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, मुगल दो महान
शासक वंशों के वंशज थे। फ्रॉम देयर मदर साइड्स दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, died 1227, ruler of the Mongol tribes, China and Central Asia. माता की ओर से मुगल चाइना और मध्य एशिया के शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। चंगेज खान की डेथ 1227 में हुई थी। From their father's side, they were the successors of Tamur, died 404, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. और पिता की ओर से मुगल इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के उत्तराधिकारी थे। तैमूर की डेथ 404 में हुई थी। However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. चूंकि मंगोल एक जनजाति थी, ट्राइब्स थी, इसीलिए मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitions. On the other hand, the Mughals were proud of their Timuride ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. इसके अलावा ऐसा इसलिए भी था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थीं। जनरली चंगेज खान को एज ए नरसंहारक माना था। उसने बड़े व्यक्तियों का संहार किया था। इसलिए भी जो मुगल थे वो मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा वो तैमूर का वंशज होने पर फक्र महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनके महान पूर्वज तैमूर ने 1398 में दिल्ली में कब्जा कर लिया था। They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Tamur and himself. Take a look at figure 2, which is somewhat like a group photograph. Generally, मंगोल शासकों ने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया है। प्रत्येक मुगल शासकों ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। फॉर एग्जाम्पल फिगर नंबर 1 जो तैमूर और मुगलों के समूह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हर मुगल शासक तैमूर को लेकर फक्र महसूस करता था, गर्व महसूस करता था, क्योंकि तैमूर ने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और इसीलिए हर मुगल बादशाह अपने दरबार में मुगल शासक तैमूर का चित्र रखता था और अपनी वंशावलियों को चित्र के माध्यम से ही उन्होंने प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। नाउ मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल सैन्य अभियान। बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्पायर, succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years. प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mughal group, the Uzbeks. After a year of wandering, he reached Kabul in 504.
मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण मुगल शासक बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, उस पर कब्जा कर लिया था। In 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। चैप्टर 1 चार्ट्स some of the major campaigns of Mughals. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. लिस्ट फर्स्ट में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। Now the relationship between Mughals and their Ahoms. The Sikhs, see also the chapter 8 and 10, and Mewar and Marwar, see also chapter 9. जैसा कि आप मुगलों और अहोम चैप्टर 7 में, सिखों और मुगल चैप्टर 8 और 10, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ मुगलों के संबंध के बारे में चैप्टर 9 में देखेंगे, गौर करेंगे। हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स? सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's region end hostilities in the Deccan? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था? नाउ फिगर नंबर 4, canvas were an important addition in 16th century unfair. Babur used them effectively in the first battle of Panipat. 16वीं सदी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहले बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत के युद्ध में सबसे पहली बार गोलाबारी और तोप का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये बाबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। देन मुगल तालिका या मुगलों की जो लिस्ट दी गई है उसको हम फिर से कल से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बाबर से जुड़ी कुछ और घटनाएं बताना चाहूँगी जिनके बारे में शायद आपके बुक में नहीं दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी। फर्स्टली, बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी यानी 14 फेब 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम तुगलक निगार खानम था। जब बाबर 11 वर्ष का था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 11 वर्ष की अल्पायु में बाबर फरगना की राजगद्दी पर बैठा, लेकिन उसने उज़्बेकों के, यानी उज़्बेक जो है ये मुगलों की अन्य शाखा थे, तो उज़्बेकों के डर से
या उज़्बेकों के खतरे को देखते हुए राजगद्दी का त्याग कर दिया था। 1504 में बाबर ने काबुल की विजय की। देन 1506 में बाबर ने अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की गई जो टाइटल थी, उपाधि थी मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। ठीक है, तो यानी जो बादशाह का जो टाइटल था उसको धारण करने का जो एक रिवाज शुरू किया वो अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, यानी पद पातशाही का जो रिवाज था वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर के बाद के शासकों ने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, अकबर को ही फॉलो करते हुए बाद के शासकों ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। नाउ अब देखते हैं कि बाबर दिल्ली में कैसे आया और दिल्ली की विजय बाबर ने कैसे की। ठीक है, 1526 के आसपास यानी 1524 में दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी का एक चाचा था आलम खां। आलम खां चाहता था कि वो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली पर शासन करे। इसके लिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का इनविटेशन भेजा। आलम खां को लगता था कि दिल्ली को जीतने के बाद बाबर उसको दिल्ली का साम्राज्य लौटा दे। देन सेकेंड नंबर पर आता है पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी। पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी और इब्राहिम खां लोदी के बीच में भी अच्छे संबंध नहीं थे, अतः दौलत खां लोदी भी इब्राहिम लोदी को हराना चाहता था और पंजाब की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। इसके लिए दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संबंध में संदेश भेजा कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटाकर उसके स्थान पर इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाने के लिए बाबर उनकी सहायता करे। देन इसी समय बाबर को मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हुआ। बाबर को लगा कि यही स्वर्णिम अवसर है जब भारत की विजय की जा सकती है। फाइनली 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं का आमना सामना हुआ। इब्राहिम लोदी के पास बड़ी ही विशाल सेना थी, पर बाबर ने इस युद्ध में कुछ नई तकनीकों का प्रयोग करके इस युद्ध को जीत लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए बाबर ने पहली बार यानी बाबर के टाइम में पहली बार पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया। बाबर के पास एक विशाल तोपखाना था जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। इसके अलावा बाबर के पास बंदूकें भी थीं। उसके बंदूकचियों का यानी बंदूक चलाने वालों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। बाबर बहुत ही उदार था। उसकी उदारता को देखते हुए लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि कई बार ये पूछता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको कलंदर की टाइटल दी गई, तो मुगल बादशाह बाबर। ठीक है, इसके अलावा जिसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो ये भी याद रखना है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी शासक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। देन बाबर के भारत में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट युद्ध था वो खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था।
खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी और फाइनली इसमें बाबर की विजय हुई, राणा सांगा मारा गया और बाबर ने गाजी यानी काफिरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। देन तीसरा जो इंपॉर्टेंट युद्ध है 1528 में बाबर और चंदेर शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, 1528 में बाबर और चंदेर शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। देन जो चौथा इंपॉर्टेंट युद्ध है बाबर का इंडिया में, घाघरा का युद्ध, जो कि 5 मई 1529 में हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और यह जो है बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर से रिलेटेड एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुज़ुक-ए बाबरी या बाबर नामा। इसके अलावा बाबर ने एक नवीन पद्य शैली विकसित की जिसका नाम था मुबय्यान। तो ये था बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ था, वो मैंने आपको यहाँ पर समराइज करके बता दिया। नाउ बाबर के पुत्र हुमायूं, देन अगले मुगल बादशाह के बारे में हम अगले वीडियो में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।